Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to 2IQ classes. I hope you all will be fine. I would like to inform you all students that we are going to start NCERT question series. So keep watching. Let's start. We have 5 questions and first question is 1.1. Let's see. What is the force between two small charged sphere having charge of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 30 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड करना है, इसमें फोर्स फाइंड करना है, फोर्स का नेचर भी बताना है कैसा है। तो यहाँ पर फिगर बना लेते हैं Q1 एंड Q2। Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 एंड Q2 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 7। बीच के डिस्टेंस क्या है 30 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर R की वैल्यू है सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर एंड F1 2 इंटू 10 रेज टू Q1 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and Q2 3 into 10 raised to minus 7. We have to find force between charges. ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पे F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड द वैल्यू इज 9 into 10 raised to 9. Q1 2 into 10 raised to minus 7 and Q2 3 into 10 raised to minus 7 and R 30 into 10 raised to minus 2 whole square. सॉल्व कर लेते हैं इसको 9 इंटू 2 इंटू 3 को एक साथ रख लीजिए 9 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर 10 रेज टू 9 10 रेज टू माइनस 7 माइनस 7 माइनस 14 प्लस 9 माइनस 5। ओके, ये 30 का स्क्वायर 900 और 10 रेज टू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4। ओके, अब यहाँ से 9 1 जा 9 और ये हो जाएगा आपका 100। 9 से हमने डिवाइड कर दिया। F इक्वल 2 इंटू 3 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 एंड माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा पावर में, और ये क्या है 100 मीन्स 10 रेज टू 2 लिख सकते हैं। 10 रेज टू 2 का मतलब यहाँ पर ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो F इक्वल 6 इंटू यहाँ पर देखेंगे माइनस 5 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 10 रेज टू माइनस 3 क्या लिखेंगे न्यूटन। 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 न्यूटन। अब ये फोर्स कैसा है, नेचर में कैसा है, अट्रैक्शन है या अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों का नेचर क्या है, सेम नेचर है। सेम नेचर है मीन्स ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। जो फोर्स लग रहा है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वो कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है। तो यहाँ पर फोर्स हमारा कैसा है, रिपल्सिव नेचर का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख 1.2 द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या दिया गया है कि इस पे और इसकी वजह से फोर्स क्या है 0.2, मतलब एक स्फीयर पे दूसरे स्फीयर की वजह से, चार्ज स्फीयर है, एक स्फीयर पे दूसरे स्फीयर की वजह से जो फोर्स है वो कितना है 0.2 न्यूटन का है। तो पूछा क्या गया है इसमें कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर। तो स्फीयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है वो बताना है, और क्या बताना है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकेंड का आंसर तो यही हो जाएगा 0.2 न्यूटन, क्योंकि एक दूसरे पर जो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो सेकेंड का आंसर तो 0.2 न्यूटन ही हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। We have two sphere A, sphere B. Let assume sphere A and sphere B. तो फर्स्ट स्फीयर पे जो चार्ज है 0.4
4 माइक्रोकूलम एंड सेकेंड स्फीयर पे जो चार्ज है -0.8 माइक्रोकूलम एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स इसको एज्यूम कर लेते हैं आर, ये हमें फाइंड करना है कितना, और फोर्स यहाँ पे इनके बीच में क्या लग रहा है 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब इसको ये माइक्रोकूलम में है, इसका मतलब हमें इसको चेंज करना होगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम इक्वल 10⁻⁻6 कूलम, और इसको भी चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर -0.8 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये Q1 हो गया और ये क्या हो गया आपका Q2। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करते हैं पहले। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अब R तो हमें फाइंड ही करना है, फार्मूले को ऐसा भी बना सकते हैं, R स्क्वायर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 F। ओके, R स्क्वायर इक्वल, अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 9 × 10⁻9, Q1 0.4 × 10⁻6, और यहाँ पर माइनस मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें बस माइनस प्लस का क्या बताना है दे करके कि हमें ये जो हमारा फोर्स का नेचर क्या है वो बताना है, अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है, बस। ठीक है, यहाँ माइनस मेंशन नहीं करते हैं। 0.8 × 10⁻6 और F की वैल्यू 0.2 न्यूटन। अब यहाँ से देखें 0.2 एंड 4 यहाँ 0.4 है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ओके, R स्क्वायर इक्वल यहाँ पे 9 × 2 क्या हो जाएगा 18, और साथ में क्या है 0.8 का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए 10⁻² कितना हमें मिल रहा है, -6 -12। ओके, एंड प्लस 10⁻9 है। अब ये ओवरऑल हमें जो मिल गया 18 × 0.8, तो 18 × 8 करेंगे कितना मिलेगा 144, और पॉइंट लगाए तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, और 10⁻² आपको क्या मिल रहा है -12 + 9 कितना हो जाएगा -3, या हम क्या लिख सकते हैं 144 लिख सकते हैं इसको, और 144 लिखेंगे तो यहाँ पर 10⁻² मीन्स -4 हो गया, क्योंकि पॉइंट हमने क्या कर दिया इसके पीछे ले आए यहाँ पर, तो इसको 44 बनाया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, एक यहाँ पर माइनस और कर देंगे। ओके, अब यहाँ से देखिए इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे तो 144 × 10⁻⁻4, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 12 × 10⁻2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब अंडर रूट में है तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 × 10⁻2 बाहर आ जाएगा। अब -2 इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 12/100 लिख सकते हैं, या R की वैल्यू 0.12 क्या लिखेंगे मीटर। ओके, तो डिस्टेंस हमें मिल गया 0.12 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्या है B, बी का, तो बी में क्या पूछा, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। मान लेते हैं जो फोर्स यहाँ पर है ये क्या F12 है, यहाँ पर फोर्स क्या F21, तो इसकी वैल्यू F12 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2 न्यूटन, तो F21 की वैल्यू भी 0.2 न्यूटन ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों ही फोर्स क्या है इक्वल एंड अपोजिट है। 1.3 न्यूमेरिकल। चेक दैट द रेशियो KE² इज डायमेंशन लेस। आपको बताना है कि ये जो रेशियो गिवन है ये क्या डायमेंशन लेस है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। हमें और क्या करना है, तो डायमेंशन लेस शो करना है और इसकी वैल्यू भी, इस रेशियो की वैल्यू भी फाइंड करनी है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, फिर इसके बाद जब फाइंड कर लेते हैं फिर हमें पता करना है ये जो रेशियो है ये क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। चलिए, तो रेशियो है हमारे पास KE²/GMEMP। तो यहाँ पे K क्या है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कहाँ से फाइंड करेंगे, F इक्वल 1/4πε0 लिखते हो तो वहाँ उसको आप K लिख सकते हो, K Q1 Q2/r²। इसी की वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ K की वैल्यू हमें चाहिए तो K इक्वल F r²/Q1 Q2। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फोर्स का, तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, ma, F इक्वल m है और r²/Q1 Q2। तो यहाँ पे मास को आप क्या लिखेंगे, m, ओके। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऐसे यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम ऑलरेडी है एक, और ये टी स्क्वायर, एस अपॉन टी स्क्वायर, और एस का डायमेंशन एल और टाइम का T2 मीन्स LT-2। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का हम लिख सकते हैं LT-2, ओके। अब ये क्या है, डिस्टेंस है, इसका भी क्या हो गया एल, स्क्वायर है स्क्वायर आप इसको लगा देंगे। और साथ में यहाँ देखते हैं Q इक्वल क्या होता है, IT, I यहाँ पे क्या है करंट, तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा A और T, मीन्स इसको रिप्रेजेंट करेंगे AT। यहाँ पे 2 बार Q1 Q2 है, मीन्स AT स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, ओके। अब ओवरऑल देख लेते हैं क्या डायमेंशन मिला हमें, m का और कहीं कोई टर्म नहीं है, मीन्स m हो गया, और l का आप देखेंगे l और L2 मीन्स L3, ओके। एंड T-2 और T2 ऊपर है और ये T2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, मीन्स T-4 हो गया। और अभी क्या टर्म बच रहा है, a बच रहा है, और कहीं कोई टर्म नहीं है, मीन्स आपका a स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो a-2 हो जाएगा। तो ये मिल गया हमें K का डायमेंशन, क्या मिला, ML3T-4 a-2। तो यहाँ पे वैल्यू हम इसकी पुट कर लेंगे, K का मिल गया। साथ में भी हमें और देखना है किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का डायमेंशन हमें चाहिए। तो G का डायमेंशन के लिए देख लेते हैं, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं G, F इक्वल G m1 m2/r²। तो यहाँ से G इक्वल क्या, G का डायमेंशन हमें चाहिए तो F r²/m1 m2, इसको हम लिख सकते हैं F r²/m1 m2। अब फोर्स का डायमेंशन अभी फाइंड किया था MLT-2, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो MLT-2, और ये क्या डिस्टेंस L2, और ये m1 m2 2 बार m है, मीन्स m2 यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से देखिए m पावर 1 है और यहाँ पे ये जाएगा -2, तो 1 - 2 -1 मीन्स m-1 हो गया, और L1 है, यहाँ पर L2 है तो L3, और T-2 और कहीं कोई टर्म नहीं, T-2, तो इसका डायमेंशन मिल गया m-1 L3 T-2। अब हमें ओवरऑल डायमेंशंस मिल गए हैं, इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, K m L3 T-4 a-2 और m-1 L3 और T-2, और ये क्या है me इलेक्ट्रॉन का मास और ये mp प्रोटॉन का मास। मतलब हम दो चीज़ों के, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उनका रेशियो फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर उनके रेशियो को चेक कर रहे हैं क्या डायमेंशन लेस होते हैं या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी डायमेंशन m हो जाएगा क्योंकि दोनों ही मास है, इसका भी डायमेंशन m हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो यहाँ से देखेंगे m, एक m और एक m, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और चलिए देख, अब यहाँ पे m-1 है और ये m है, m-1 है और m है, मीन्स ये बेस इक्वल है, पावर्स ऐड होंगी, -1 + 1 तो ये 0 हो जाएगा पावर, मतलब किसी की पावर 0 होगी तो वो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मीन्स ये भी आपको क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए L3 और L3 ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ T-4 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पुट करनी, ये क्या E मतलब चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, AT। तो यहाँ पर भी आप AT लिखेंगे, साथ में आप देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाए, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हो, स्क्वायर A² T², ठीक। अब देखिए T-4
और T2 -4 + 2 क्या हो गया -2। अब -2 और T-2 ऑलरेडी है, मतलब ये दोनों भी आपके कैंसिल हो गए। और A-2 और A2 -2 + 2 0, किसी की पावर 0 होगी, मीन्स ये भी 1 हो गया। तो ओवरऑल सभी कैंसिल आउट हो गए। आपको मिला क्या, M0 L0 T0। तो दिस इज डायमेंशन लेस। ये रेशियो हमारा क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, दिस रेशियो इज डायमेंशन लेस। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या, जो फिजिकल कांस्टेंट गिवन है इन सब की वैल्यू पुट करते हैं कि क्या रेशियो आता है इसका, और जो भी आता है वो क्या हमें बताता है। ठीक है, अगेन ये रेशियो हम लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, Ke² GMEMP। ओके, सबकी वैल्यू पुट करनी है हमें, फिर सॉल्व करना है, फिर देखना है कि क्या वैल्यू आती है। के यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट मीन्स 9 × 10⁻⁹, और यहाँ पर E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है, और इसका स्क्वायर। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻12। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और प्रोटॉन पे कितना होता है 1.67 समथिंग, तो 7.6 ही लिखते हैं, × 10⁻27। ये हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ से देखिए 1.6 और 1.6 का स्क्वायर है, तो एक तो यहाँ से कैंसिल हो ही सकता है, एक कैंसिल होगा तो एक बचेगा, यहाँ पे 1.6 एक अभी है। ठीक है, और देख लेते हैं और कुछ कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे देखिए 9 है, 9.1 है, तो 9.1 को इग्नोर कर सकते हैं, तो 9 भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर बच के आ रहा है 1.6 × 10 की पावर देख लेते हैं कितने, यहाँ पर तो 9 है, और यहाँ पे क्या है 9 × 2 कितना हो गया -38। ठीक है, 9 - 38। अब यहाँ से देखेंगे 6.67 और इसकी पावर, इसको 6.67 लिखेंगे, और 10⁻⁻12 और ये -31 सब ऐड हो जाएंगी, 10 की पावर है -27। ठीक है, अब देख लेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 160/667 भी लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 10⁻² आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे -38 + 9 क्या मिल जाएगा, -29 आपको मिल जाएगा। ठीक है, -29। अब यहाँ पे देखेंगे, अब 10, यहाँ पे जो 10 है इसकी पावर कितनी है, तो यहाँ पे देखेंगे 7, इसको ऐड करेंगे 7 1 9 9 × 2 10, 0 और 1 रिमेन, और ये 2 और 3 5 5 एंड 6 और ये 1 7, मीन्स यहाँ पर -70 इसकी पावर हो गई। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.23 ये मिल गया, इसको आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में मिलेगा 23, और 10⁻⁻29 और +70 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -29 + 70। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 23 × 10⁻2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 10 की पावर आपको क्या मिल रही है, 10 की पावर आपको मिल रही है, ये प्लस में आएगा, तो यहाँ से देखेंगे 23 और ये -2 है, 41 -2, तो 10⁻² आपको क्या मिल गया, 39 मिल गया। तो आप देख रहे हो ये रेशियो हमें तब मिलता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो फाइंड करते हैं, तो उसका रेशियो भी हमें अप्रॉक्स 22 × 10⁻39 मिलता है। मीन्स ये रेशियो मैंने पहले भी बताया था, ये रेशियो क्या बता रहा है
ये ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रेशियो को ये बता रहा है। मेंशन भी कर सकते हो यहाँ पर, दिस रेशियो इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और किसके किसके बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और कैसा है, डिस्टेंस को हमने सेम रखा, कीपिंग डिस्टेंस। तभी यहाँ पर देखिए जब डिस्टेंस है, क्योंकि होता क्या है आपका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें भी नीचे आपको क्या मिलेगा M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो डिस्टेंस को सेम रखा है तभी ये रेशियो मिल रहा है हमें। तो कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट बिटवीन देम, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड किया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक और क्या ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड किया, दोनों का रेशियो फाइंड किया गया। तो आपको क्या मिला है 23 × 10⁻39, और यही रेशियो में मिलता है अप्रॉक्स 22 × 10⁻39 40 इतना मिलता है। ओके, तो ये रेशियो हमें एक तो डायमेंशन लेस होगा ये बताना था, और ये बताना था कि ये जो आपका इसकी वैल्यू आएगी वो क्या शो करता है, क्या सिग्निफाई करता है। तो हमने बताया कि ये क्या शो कर रहा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो बता रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 1.4 यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स है, 1A एंड B। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। आपको बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब किसी भी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा वो क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ रखा है Q = NE। यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑन एनी सब्सटेंस या एनी बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। ई क्या है यहाँ पर, फंडामेंटल चार्ज मीन्स वन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसका क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मीन्स चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल है। मीन्स जो चार्ज की वैल्यू मिली है वो इंटीजर मिल रही है, फ्रैक्शन में ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। मतलब चार्ज हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता है। कैसा ट्रांसफर होगा, वो इंटीजर मल्टीपल में ही ट्रांसफर होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो 1.6 × 10⁻19 चार्ज होता है, तो उसका जो भी इंटीजर आएगा मीन्स n की वैल्यू क्या आएगी, 1 2 3 4 ऐसा आएगा। ठीक है, उसका फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, यही बोला गया। यहाँ पर गिवन भी है, आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, दिस मीन्स दैट ओनली इंटीग्रल 1 2 3 मीन्स इसका हो गया, ऐसे कई सारे हो सकते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर, चार्जेस आर नॉट ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन, हेंस द बॉडी possesses total charge only in integral multiple of the electric charge. Okay, next question पे बढ़ते हैं। Why can one ignore of electric charge when dealing with microscopic that is large scale charge? तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर क्यों कर दिया जाता है। देखिए हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = NE पढ़ा, तो ये केवल किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक के लिए। मतलब माइक्रो छोटे से अगर हम स्केल पे बात करेंगे, छोटे छोटे स्केल पे, तब तो ये वैलिड है Q = N। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पे बात कर रहे हैं तो मतलब बहुत वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब वहाँ पे जो चार्ज हो रहा है वो ह्यूज अमाउंट में ज़्यादा इंक्लूड होगा। तो चार्ज का ह्यूज अमाउंट, उसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम फ्रैक्शन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, वहाँ 1.2 पॉइंट उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो वैलिड नहीं होता ह्यूज अमाउंट में। जब लार्ज स्केल पे बात करते हैं तब वैलिड कहाँ पे हो, जब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे तब, माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे तब वहाँ पर नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, माइक्रो की बात करें मीन्स बहुत छोटे से सिस्टम की बात करेंगे, छोटे छोटे पार्ट की बात करेंगे तब तो ठीक है। लेकिन माइक्रोस्कोप ह्यूज अमाउंट, जहाँ पर ह्यूज अमाउंट में चार्ज यूज हो रहा है वहाँ पर क्या होता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, उसको इग्नोर करके चलते हैं। तो आंसर यहाँ पर रिटर्न है, आप देख सकते हैं। इन माइक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल चार्ज द चार्जेस यूज्ड आर यूज
एज कम्पेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के मैग्नीट्यूड के कंपेयर में ये क्या अमाउंट होता है, ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है। हेंस द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ नो यूज ऑन माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो नहीं माइक्रोस्कोपिक स्केल, therefore it is ignored and it is considered that electric charge is continuous, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, ठीक है। एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ से रब किया जाता है तो चार्जेस अपीयर ऑन बोथ, तो दोनों पे चार्ज अपीयर हो रहे हैं। अ सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड विद मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज, तो यही फिनोमिना क्या होता है, कई सारी बॉडीज में भी होता है कि जब एक दूसरे को रब किया जाता है तो एक दूसरे पे क्या होता है, चार्ज अपोजिट नेचर के चार्ज जनरेट हो जाते हैं। तो हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आपको बताना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे कैसे डिपेंड करता है। जो हम दो बॉडी को रब करते हैं तो एक पे अपोजिट चार्ज, अपोजिट नेचर का चार्ज, दूसरे पे भी अपोजिट नेचर का चार्ज, तो हमें ये बताना है ये कैसे आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्ट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होना चाहिए, कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कंसिस्ट करता है, ठीक है। बाकी इसका आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।